फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 6 जुलाई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स से संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द कंट्रीज टॉप लॉ ऑफिसर फॉर अ पीरियड ऑफ। पूछ रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को कितनी अवधि के लिए देश के शीर्ष कानून अधिकारी के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा 3 मंथ्स। आप सभी जानते हैं के वेणुगोपाल ये हमारे अटॉर्नी जनरल हैं और इनको 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है 1 जुलाई 2022 से जो है, और आगे 3 मंथ इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो देखिए जुलाई 2017 में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें अपॉइंट किया गया था अटॉर्नी जनरल, और इन्होंने मुकुल रोहतगी को सक्सीड किया था। आपको जानना चाहिए साल 2002 में इन्हें पद्म भूषण ही मिल चुका है, 2015 में पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो देखिए एज काफ़ी हो गई है, पर फिर भी इम्पोर्टेंस होती है ना जो व्यक्ति की, वो इतनी इम्पोर्टेंस है इनकी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है कि आप 3 महीने और इस पद पर रहिए। तो ये भी देखिए आदमी की काबिलियत होती है कि अपनी काबिलियत से कि सरकार भी उसको जो है चाहती है कि आप और आगे कार्य कीजिए, जबकि आपका रिटायरमेंट होने वाला है। ऐसे ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, ये पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे, उसके बाद इन्हें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया गया। तो कितना बड़ा प्रमोशन देख सकते हैं। तो ये काबिलियत जो है जिस पर्सन में होती है, केवल वही फील कर सकता है कैसा लगता है जब आपको इतने हाई लेवल पर प्रमोट किया जाता है या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप अपने कार्यकाल में थोड़ा विस्तार दीजिए। बाकी आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में जानना चाहिए कि अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से संबंधित है। आपको बता दें अटॉर्नी जनरल की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट। और जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इन दोनों ही हाउस, जो पार्लियामेंट के दोनों हाउस हैं, इनमें बोलने का अधिकार होता है। यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन बस इनको जो है वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। आपको बता दें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है कि कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। बाकी ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए रहेगा, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और आंसर है MC सीतलवाड़, और ये लॉन्गेस्ट रही हैं MC सीतलवाड़। NTPC Renewable Energy Limited has signed an MOU with the government of which state for development of 10 gigawatt ultra mega renewable energy power park। NTPC Renewable Energy Limited ने 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क के विकास के लिए किस राज्य की सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा राजस्थान। तो देखिए NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड जो कि NTPC की सब्सिडरी है, इसने एक MOU साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, जिसके तहत ये राजस्थान में 10 गीगावाट अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क को डेवलप करेगा। बाकी आपको भी जानना चाहिए कि NTPC ने एक टारगेट भी अपना सेट किया है कि 2032 तक हम 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है डेवलप करेंगे। द 2022 नेटो समिट वॉज हेल्ड इन विच सिटी। 2022 का नेटो शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा मैड्रिड। जानेंगे इसके बारे में। तो 2022 का नेटो समिट ये मैड्रिड स्पेन में संपन्न हुआ 28 जून से 30 जून के बीच में। आपको बता दें इस समिट की अध्यक्षता की है नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, इनके द्वारा। ये नॉर्वे के हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कहाँ के हैं, नॉर्वे के हैं। आपको जानना चाहिए इस समिट का 32वां एडिशन रहा है।
सबसे पहला एडिशन 1957 में हुआ था पेरिस में। अच्छा, इसमें एक नेटो इनोवेशन फंड भी लॉन्च किया गया है जो 22 नेटो मेंबर उनके द्वारा, केवल 22 के द्वारा नेटो इनोवेशन फंड लॉन्च किया गया है और ये लोग इसमें 1 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करेंगे। किसके लिए? जो स्टार्टअप्स हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स हैं, उनके लिए। बाकी आपको जानना चाहिए कि नेटो ने इस बार जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी इनवाइट किया था कि आप भी हमारी समिट को अटेंड कीजिए। आपको जानना चाहिए मई 2022 में फिनलैंड और स्वीडन, इन दोनों ही देशों ने नेटो मेंबर बनने के लिए अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन लेटर्स सबमिट किए हैं। अगर हम बात करें नेटो के बारे में तो नेटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं जिनमें 28 यूरोप की हैं और 2 हैं नॉर्थ अमेरिकन, कनाडा और यूएसए। अच्छा, जब से नेटो का फॉर्मेशन हुआ है तब से कोई भी कंट्री ने इसको छोड़ा नहीं है। हेडक्वार्टर्स ऑफ नेटो की बात करें, सबसे पहले लंदन में था, उसके बाद 1952 में पेरिस गया, फिर अब है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। CRISIL has cut India's fiscal year 23 GDP growth estimate to how much percent from 7.8% earlier। CRISIL ने भारत की फिजिकल ईयर 23 जीडीपी विकास अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 7.3%। तो क्रिसिल जो कि डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है हमारी, इसने जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट जो भारत के लिए है उसको पहले तो 7.8% बताया था, लेकिन अब 7.3% कर दिया है फिजिकल ईयर 23 के लिए, यानी कि 2022-23 के लिए। बाकी आप जानते हैं क्रिसिल के बारे में कि ये एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और सब्सिडरी है किसकी? अमेरिकन कंपनी S&P ग्लोबल की सब्सिडरी है और ये फर्स्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया में। 1988 में इस्टेब्लिश की गई थी और इसके MD एंड CEO अमीश मेहता हैं। Which states emerged as the best performer as the third edition of ranking of states on support to startup ecosystems were released by the Minister of Commerce and Industry पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जारी की गई स्टार्टअप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के रूप में कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा गुजरात एंड कर्नाटका। देखिए, मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने न्यू दिल्ली में रैंकिंग ऑफ स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, ये एक रिपोर्ट है, इसका 3rd एडिशन लॉन्च किया है, मतलब जो भी रिजल्ट्स रहे हैं उनको लॉन्च किया है। इस रिपोर्ट में 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज़ को जो है इवेल्युएट किया गया, मतलब 7 ब्रॉड रिफॉर्म एरियाज़ के हिसाब से स्टेट्स को इवेल्युएट किया गया और 26 एक्शन पॉइंट्स भी इसमें रहे हैं। आपको बता दें जो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं उनको 5 कैटेगरीज में यहाँ पर क्लासीफाई किया गया: बेस्ट परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर्स, लीडर्स, एस्पायरिंग लीडर्स एंड एमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। अगर हम बात करें स्टेट्स की कैटेगरी में तो बेस्ट परफॉर्मर्स यहाँ पर रहे हैं गुजरात और कर्नाटक, दोनों ही राज्य रहे हैं। और अगर हम बात करें जो यूनियन टेरिटरीज़ और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो इसमें जो बेस्ट परफॉर्मर है ये है मेघालय। आपको बता दें गुजरात तीसरी बार यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मर रहा है, इससे पहले 2019 और 2020 के एडिशन में भी ये बेस्ट परफॉर्मर रहा था। यहाँ पर आपको जानना चाहिए लीडर्स कैटेगरी, जो लीडर्स कैटेगरी है ना, तो लीडर्स कैटेगरी में महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला और उड़ीसा ये टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम्स कैटेगरी की, तो इसमें आंध्र प्रदेश और बिहार टॉप पर रहे हैं। ये रिपोर्ट भी मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ पाएँ, क्योंकि उसमें इंडेक्स बने हुए हैं तो उससे अच्छे से समझ में आ जाता है। बाकी आपको ये जानना चाहिए कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इन्होंने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जिसकी हम बात करें इसको 2018 में लॉन्च किया था। साथ ही आपको कुछ फैक्ट्स जानने चाहिए स्टार्टअप के संबंध में। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया। आपको जानना चाहिए कि भारत यूएसए और चाइना के बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है और नेशनल स्टार्टअप डे ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट्स आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। Which city has emerged as the least livable city in India with a global rank of 146?
146वीं वैश्विक रैंक के साथ कौन सा शहर भारत में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में उभरा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, बेंगलुरु। तो देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट्स की जो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो इन्होंने 173 सिटीज़ की लिविंग कंडीशंस को डिस्कस किया है और इन 173 सिटीज़ में न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद, भारत की ये 5 सिटी भी शामिल हैं। इसमें बताया गया है कि भारत में जो बेंगलुरु है ये लीस्ट लिवेबल सिटी है, सबसे कम रहने योग्य ये शहर है और इसकी ग्लोबल रैंक 146 है। अच्छा, दिल्ली की बात करें तो 112वीं रैंक है, मुंबई की बात करें 117वीं पोजीशन पर ये है। अच्छा, टॉप पोजीशन किसकी है? यहाँ पर है वियना, ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, उसके बाद है कोपेनहेगन। मतलब ये क्या है? ये सबसे ज़्यादा ये मतलब वो है मोस्ट लिवेबल सिटी है वियना, सबसे अच्छी सिटी है रहने के लिए। अगर हम 10 लीस्ट लिवेबल सिटीज़ की बात करें तो उसमें तेहरान है, ढाका है, कराची है और लागोस है। अच्छा, एक बात और देखिए, यहाँ पर बेंगलुरु को बताया गया है कि लीस्ट लिवेबल सिटी है, और जबकि मई 2022 में जो गवर्नमेंट द्वारा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स जारी किया गया था उसमें बेंगलुरु को बताया गया था मोस्ट लिवेबल सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर यूरोपियन इंटेलिजेंस यूनिट ने तो बिल्कुल इसको लिस्ट कर दिया और यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको मोस्ट लिवेबल सिटी बताया था। What is the amount of money Indians can receive in a year from relatives staying abroad without informing the authorities as per the amended Foreign Contribution Regulations Act rules? संशोधित विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के नियमों के अनुसार अधिकारियों को सूचित किए बिना विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों से भारतीय एक वर्ष में कितनी राशि प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, 10 लाख रुपीज़। तो देखिए, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने हाल ही में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी कि FCRA है, इसके रूल्स में अमेंडमेंट किया है, यानी कि कुछ सुधार किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि कोई भी इंडियन यदि उनका रिलेटिव जो बाहर रहता है, अब्रॉड रहता है, तो उससे 10 लाख रुपए आप ले सकते हैं और इसकी जानकारी आप अथॉरिटी को ना भी दें तो भी कोई बात नहीं। पहले लिमिट कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी, अब कितने हो गए? 10 लाख। यानी 10 लाख यदि आप रिसीव करते हैं जो आपका रिलेटिव फॉरेन में रह रहा है उससे, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप अथॉरिटी को उसके बारे में बताएं। साथ ही ये भी है कि यदि आप 10 लाख रुपए से ज़्यादा लेते हैं तो पहले क्या होता था कि 30 डेज़ के अंदर अंदर आपको अथॉरिटीज़ को बताना होता था, लेकिन अब यदि आप 10 लाख से ज़्यादा रुपए ले रहे हैं तो आपको 90 डेज़ के अंदर बताना होगा। तो यहाँ पर भी ये डेज़ भी बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है, तो वे लोग अपने एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए उस फंडिंग का 20% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के लिए। अच्छा, पहले ये कितना था? 50% था, अब इसको कम कर दिया गया 20%। विच बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद केरलाज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल पेमेंट कलेक्शन? डिजिटल भुगतान संग्रह के लिए किस बैंक ने केरल के वन और वन्य जीव विभाग के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी रहेगा, साउथ इंडियन बैंक। देखिएगा, साउथ इंडियन बैंक ने यहाँ पर केरल का जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो जो इको टूरिज्म सेंटर्स हैं, जो वनश्री शॉप्स हैं, मोबाइल वनश्री यूनिट्स हैं, इको शॉप्स हैं पूरे राज्य में, तो यहाँ पर जो पेमेंट ली जाती है तो उसके डिजिटल कलेक्शन के लिए, उसको डिजिटाइज करने के लिए यहाँ पर साउथ इंडियन बैंक के साथ एग्रीमेंट किया है। बाकी हमने साउथ इंडियन बैंक से संबंधित एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर देखा था कि साउथ इंडियन बैंक ने एक्सिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है SIBTF ऑनलाइन। बाकी साउथ इंडियन बैंक के बारे में बात करें तो हेडक्वार्टर्स त्रिशूर केरल में है, CEO है मुरली रामकृष्णन और टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। Airtel Payments Bank has partnered with which bank to digitize the cash collection system in Tier 3 cities and semi-urban regions? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने Tier 3 शहरों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में नकद संग्रह प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, एक्सिस बैंक। तो देखिए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने यहाँ पर एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप की है जो कैश कलेक्शन सिस्टम है Tier 3 सिटीज़ एंड सेमी अर्बन रीजन्स में उसको डिजिटाइज करने के लिए। एक्सिस बैंक के बारे में आप जानते हैं, CEO अमिताभ चौधरी हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है, टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी है।
एयरटेल पेमेंट्स बैंक की बात करें तो CEO अनुब्रता विश्वास हैं, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है और टैगलाइन है बैंक इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स या फिर इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक। Which of the following has the highest overall compliance score amongst all the states and UTs as per the NESDA 2021 report? NESDA 2021 रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसका समग्र अनुपालन स्कोर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा केरल। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस जून के भी अभी तक चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी रहते हैं तो बारी बारी से नंबर लाते हैं उनका, पर यह है कि छूटेगा कुछ नहीं, सब कुछ कवर किया जाएगा। हाँ, जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं जो पहले से देख रहे हैं उनको मालूम है कि करंट अफेयर्स थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं, है ना, कभी पिछला करंट अफेयर आ जाता है तो वो कोई दिक्कत नहीं, बस ये मान के चलिए कि कवर सब कुछ होगा, इस बात की आप बेफिक्र रहें। देखिए यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट 2021 यानी कि NESDA 2021 इसका सेकंड एडिशन रिलीज़ किया है। आपको बता दें पहली बार जम्मू एंड कश्मीर को इसमें शामिल किया गया है और जितनी भी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्कोर जम्मू एंड कश्मीर का ही रहा है इस इंडेक्स में, जो नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट है इसमें, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसको आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं लोगों तक, उसका इंडेक्स है ये। अगर हम ओवरऑल बात करें सभी स्टेट्स और यूटीज़ की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो स्कोर किया है वो है केरल। अगर हम बात करें मेघालय और नागालैंड की तो ये लीडिंग स्टेट पोर्टल्स हैं। The RBI has recently imposed a monetary penalty of ₹1 crore on dash and of 1.05 crore on dash respectively. RBI ने हाल ही में क्रमशः किस बैंक पर 1 करोड़ और किस बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, इंडसइंड बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक। तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इंडसइंड बैंक पर 1 करोड़ रुपए का और कोटक महिंद्रा बैंक पर 1.05 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो कोटक महिंद्रा बैंक पर जो है जो RBI की जो ये है आपका नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस ऑन लिमिटिंग लायबिलिटी ऑफ कस्टमर्स इन अनऑथोराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई नॉन कंप्लायंस किया होगा कोटक महिंद्रा बैंक ने, उसकी वजह से लगाया है। जबकि इंडसइंड बैंक पर, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो KYC डायरेक्शन 2016 है, तो यहाँ पर कुछ नॉन कंप्लायंस किया होगा इंडसइंड बैंक ने, उसकी वजह से लगाया है। अच्छा, इसी पेनल्टी का एक और इसी के साथ मैं क्लब कर रहा हूँ। देखिए सेबी ने भी हाल ही में 1.6 करोड़ रुपीस की पेनल्टी लगाई है 7 एंटिटीज़ पर, जिनमें कि कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी है और मैनेजिंग डायरेक्टर है कोटक जो AMC है नीलेश शाह, इन पर भी, ठीक है। बाकी आप देख लीजिएगा किन किन पर लगाया है, वैसे इतना ज़रूरी नहीं है कि इन सब के आप नाम देखें और किस पे कितना लगाया है। बाकी ये याद रखिएगा सेबी ने हाल ही में 1.6 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है 7 एंटिटीज़ पर। अच्छा, हाल ही में हमने जब बात हो रही है कोटक महिंद्रा बैंक की तो ये भी जानिएगा कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल ही में कोटक नेशन बिल्डर्स सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है। As per the Coursera's latest Global Skills Report 2022, what is India's overall rank in skills proficiency? Coursera की नवीनतम वैश्विक कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार कौशल दक्षता में भारत की समग्र रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है 68th। तो देखिए कोर्सेरा की लेटेस्ट ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2022 जारी हो चुकी है और इसमें जो इंडिया की ओवरऑल स्किल्स प्रोफिशिएंसी है उसके हिसाब से यदि हम भारत की रैंक की बात करें तो ये 4 स्थान नीचे गिरी है और अब कितना आ गया है 68th पोजीशन पर। और अगर हम एशिया में बात करें तो भारत 19th पोजीशन पर है। इसमें बताया गया है कि इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी लेवल को तो इम्प्रूव किया है, 38% से 46% हो गई है। बाकी अगर हम बात करें पूरे भारत में किस राज्य की स्किल्स प्रोफिशिएंसी सबसे अच्छी है, वो है वेस्ट बंगाल। और यदि हम ओवरऑल ग्लोबली बात करें तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद है डेनमार्क, इंडोनेशिया एंड देन बेल्जियम। Canara HSBC OBC Life Insurance will be rebranded as Canara HSBC Life Insurance. Who is its MD and CEO? Canara HSBC OBC Life Insurance को Canara HSBC Life Insurance के रूप में रिब्रांड किया जाएगा। आपको बताना है इसके MD एंड CEO कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा अनुज
माथुर। तो देखिए जो कैनरा HSBC OBC लाइफ इंश्योरेंस को जो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के रूप में रिब्रांड किया जाएगा। आपको जानना चाहिए जो कैनरा बैंक के MD एंड CEO हैं, साथ ही कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन ये LV प्रभाकर हैं, जबकि कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO अनुज माथुर हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये MD एंड CEO कैनरा बैंक लिखा हुआ है, जबकि ये हैं LV प्रभाकर, ये कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के चेयरमैन हैं, और अनुज माथुर ये कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस के MD एंड CEO हैं। Israel and which state government signed a joint declaration in integrated water resources management and capacity building? इजराइल और किस राज्य सरकार ने एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा हरियाणा। तो देखिए इजराइल एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन किया है, किस लिए? इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। बाकी हरियाणा के बारे में आप जानते हैं कि गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं, कैपिटल चंडीगढ़ है, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा से संबंधित हमने दो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हाल ही में पढ़े। एक तो ये कि हरियाणा गवर्नमेंट ने ई अधिगम स्कीम इसको लॉन्च किया है, और दूसरी स्कीम इन्होंने लॉन्च की चारा बिजई योजना, जो फोडर कल्टिवेटिंग फार्मर्स हैं उनके लिए। Which company has launched a credit line service using its AI powered chat capability on WhatsApp? किस कंपनी ने WhatsApp पर अपनी AI powered chat क्षमता का उपयोग करके क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा कैशे। तो देखिए कैशे जो कि इंडिया की लीडिंग क्रेडिट लेड AI ड्रिवन फाइनेंशियल वेलनेस प्लेटफॉर्म है, इसने कहा है कि हमने इंडस्ट्री फर्स्ट क्रेडिट लाइन सर्विस यूज़ की है, अपना जो AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी है व्हाट्सएप पर उसको यूज़ करके। तो इसके तहत जो कस्टमर्स हैं वो व्हाट्सएप पर एक मैसेज आएगा, मैसेज भेजकर इनसे क्रेडिट ले सकते हैं। इस तरह की सेवा इन्होंने लॉन्च की है। तो AI पावर्ड चैट कैपेबिलिटी है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके इन्होंने एक इस तरह का चैट बॉक्स बनाया हुआ है कि उसमें कुछ जानकारी आपसे लेंगे, और यदि आप उस पर खरा उतरते हैं तो आप क्रेडिट ले सकते हैं ऑनलाइन ही। जैसे यहाँ पर लिखा भी है कि हाय आपको जो है व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, उसके बाद जो भी कन्वर्जेशन होगी उसके बाद आप यहाँ से क्रेडिट उठा सकते हैं। विच कंट्री बेस्ड मेटाफोर ग्रुप विल बी सेटिंग अप एन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 250 करोड़ रुपीज़ इन जहीराबाद तेलंगाना? किस देश में स्थित मेटाफोर समूह तेलंगाना की जहीराबाद में 250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो देखिए जो मेटाफोर ग्रुप है ये संयुक्त अरब अमीरात बेस्ड एक ग्रुप है, कंपनी है, और ये तेलंगाना की जहीराबाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेगा 250 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ। Which of the following has become the first RBI licensed PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट टू लॉन्च कैश विड्रॉल यूजिंग अ रुपे पावर्ड कार्ड फ्रॉम एनी ATMs अक्रॉस द कंट्री? पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन देश भर में किसी भी ATM से रुपे संचालित कार्ड का उपयोग करके नकद निकासी शुरू करने वाला RBI लाइसेंस प्राप्त PPI बन गया है, यानी कि प्रीपेड भुगतान साधन बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है ओमनी कार्ड। तो देखिए ओमनी कार्ड ये फर्स्ट RBI लाइसेंस्ड PPI यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया है। ये हमने डिस्कस भी किया था हाल ही में कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। तो देखिए जो ये ओमनी कार्ड है ये एक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, और अब इसने अपना जो रुपए जो कार्ड है उसकी सहायता से आप जो है कैश विड्रॉल कर सकते हैं किसी भी ATM से। आपको बता दें RBI ने हाल ही में जो ये नॉन बैंक लाइसेंस एंटिटीज़ होती हैं जैसे कि ये PPI, तो इनको परमिशन दी थी कि जो इनके कस्टमर्स हैं वो कैश विड्रॉ कर सकते हैं इनके डिजिटल वॉलेट से। ये ऑन है। ऑन 30 जून 2022 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो सक्सेसफुली इंजेक्टेड 3 सिंगापोरियन सैटेलाइट्स इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट्स। द लॉन्च व्हीकल यूज्ड फॉर द पर्पस वाज। 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सिंगापुर के 3 उपग्रहों को उनकी इच्छित कक्षाओं में सफलतापूर्वक इंजेक्ट किया। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रक्षेपण यान कौन सा था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है PSLV C-53।
देखिए इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि किस पीएसएलवी के जो लॉन्च व्हीकल है कौन सा रहा किसी सैटेलाइट को लॉन्च करने में, ये पूछते हैं। तो आप इनको ध्यान से देखा करें, कन्फ्यूजन भी हो जाता है पीएसएलवी जीएसएलवी में। तो देखिए इसरो ने यहाँ पर 30 जून 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C53 मिशन को लॉन्च किया। आपको बता दें ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का सेकंड डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन रहा। जो ये पीएसएलवी C53 है, इसके 3 सैटेलाइट्स जो है इसने कैरी की। एक तो DSEO है, दूसरी है NEO-SAR जो कि सिंगापुर से बिलोंग करती है, तीसरी है SCOOP-1 जो कि नैनयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर से बिलोंग करती है। आप बताएं जो ये DSEO है ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ नीड्स के लिए जो लैंड क्लासिफिकेशन है उसकी फुल कलर इमेज प्रोवाइड करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए ये 55th मिशन रहा पीएसएलवी का और 15th मिशन रहा पीएसएलवी कोर एलोन वेरिएंट का। बाकी इसका पर्पस आप देख सकते हैं, टू डिमॉन्स्ट्रेट द यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेंड अपर स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल एज अ स्टेबलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर साइंटिफिक पेलोड सब्सिक्वेंट टू अ सेपरेशन ऑफ द सैटेलाइट्स। अब जो ये इसके पर्पस रहते हैं ना, ये जैसे पीसीएस टाइप एग्जाम है उसमें पूछ लेते हैं कि इसका पर्पस क्या रहा है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस बन सकते थे, ये जो पर्पस है इसको ही एक छोटा बनाकर कुछ शब्दों में जो है ऑप्शंस में डाला जा सकता है। तो ये भी आप याद रखेंगे पर्पस क्या है उस सैटेलाइट का, क्या वो चाहती है, किस लिए वो भेजी गई है, ये भी आपको जानना चाहिए। बाकी आपको जानना चाहिए ये महत्वपूर्ण है POEM यानी कि PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। तो ये क्या करेगा, ये जो PS4 स्टेज है उसको ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के रूप में यूज़ करके जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको परफॉर्म करेगा ऑर्बिट में। बाकी आपको जानना चाहिए जो ये POEM है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये 6 पेलोड्स कैरी कर रहा है जिसमें कि 2 तो जो भारत के स्पेस स्टार्टअप हैं, एक तो दिगंतरा और दूसरा ध्रुव स्पेस, इनके हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि 2022-23 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश भर के कितने आकांक्षी और अधिक बोझ वाले जिलों में फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 291। अच्छा, इसके बारे में आप देख लीजिएगा फोर्टिफाइड राइस क्या होते हैं अगर आप जानने की इच्छुक हैं तो। देखिए यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 291 एस्पिरेशनल और हाई बर्डन डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे देश में, उनमें फोर्टिफाइड राइस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से 2022-23 में। देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिसमें ऐसे पूछ लेता है कि 200 शहरों में ये किया जाएगा, 100 शहरों में ये किया जाएगा, या फिर 291 डिस्ट्रिक्ट में ये किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं, इस तरह से नंबर पूछ ले जाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस फेज़ के लिए 2022-23 के लिए 175 लाख मैट्रिक टन्स के फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करने का प्लान किया है। आपको जानना चाहिए राइस फोर्टिफिकेशन क्या होता है, राइस का फोर्टिफिकेशन क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आप जो ऑर्डिनरी राइस हैं उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन B12 इनको ऐड करते हैं ताकि जो एनीमिया है, ठीक है, उससे बचा जा सके, चावल के रूप में उसकी पूर्ति हो सके, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनकी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। In which year was Shiv Sena formed? Answer is 1966. National Dairy Research Institute is located at which place in Haryana? Answer is Karnal. Mukhyamantri Matru-Shakti Yojana and Poshan Sudha Yojana launched in which state? Gujarat. CCI approved proposed combination involving Google International LLC and which telecom operator? Answer is Bharti Airtel. Single-use plastic items under Plastic Waste Management Amendment Rules 2021 are banned from which state? Answer is 1 July 2022। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इन विच ईयर द स्मार्ट सिटीज मिशन वॉज लॉन्च्ड? Who is considered as the father of artificial intelligence? Which 2 nations will host the FIFA Women's World Cup 2023? Which country is presently the largest goods export partner of India? The Clean Note policy was announced by the Reserve Bank of India in which year? एक और क्वेश्चन है, which country ranked first in the 13th edition of the Biennial Environmental Performance Index 2022?
साथ ही आप ये याद रखिएगा, देखिए कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस पेपर्स में आए हैं, अलग अलग पेपर हो, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी सीजीएल हो, एमटीएस हो। तो ये आजकल मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर कर रहा हूँ। जैसे ये है ना, फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, ये भी मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया था। तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स फंडा नाम से है। तो इसमें मैं डेली अब से जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस शेयर किया करूँगा जो कि हाल ही में एग्ज़ाम में पूछे गए हों। तो इस तरह क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। तो ज़रूर आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसमें उठाइए। साथ ही यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर ज़रूर करें। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।